नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन जहाँ पे वो हमको बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स बनाने बोल रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. इसमें इन्होंने हमको दिया हुआ है शेयर कैपिटल 4 लाख. ओके, शेयर कैपिटल गिवन इज 4 lakh and bills receivable 90,000. बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? कौन से हेडिंग के अंदर आएगा बिल्स रिसीवेबल? Current assets, trade receivable. Bills receivable will come under current assets under trade receivable. तो ये जब तक हेडिंग नहीं लर्न होगा आपको कैसे पता कि आप कौन से कहाँ डालोगे उसको बैलेंस शीट में? दैट इज द प्रॉब्लम. देन इट इज 16% mortgage loan 1,70,000. तो 16% mortgage loan इसका हेडिंग क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? mortgage loan, लोन लिया है, बोरोइंग की है, लायबिलिटी है कि एसेट? पहले तो ये बताओ. लायबिलिटी है कि एसेट? Liability ना. लायबिलिटी. क्रेडिट में फिगर पड़ा है, लायबिलिटी होगा ना. डेबिट में एसेट्स के फिगर पड़े होते हैं, क्रेडिट में लायबिलिटी के. सो दिस विल कम अंडर नॉन करंट लायबिलिटी अंडर, क्योंकि लोन है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग. ये याद रखना पड़ेगा ना. देन स्टोर्स एंड स्पेयर्स. स्टोर्स एंड स्पेयर्स कहाँ आता है, किसके अंडर आता है? स्टोर्स एंड स्पेयर्स, जवाब दो. स्टोर्स एंड स्पेयर्स यदि आपको नहीं याद है तो आप अभी लर्न करिए. स्टोर्स एंड स्पेयर्स इज अंडर करंट एसेट्स अंडर इन्वेंट्री. इन्वेंट्री या स्टॉक. डेटर्स किसके अंदर आता है? डेटर्स किसके अंदर आता है? Come on children, debtors is simple. Debtors are Debtors is also current assets, trade receivable. current assets under trade receivable. Debtors आएगा. Bills receivable भी current assets under trade receivable. इसका सिंपल सा मतलब है trade receivable is equal to debtors plus bills receivable. ये एक फॉर्मूला है. प्लांट एंड मशीनरी. अब प्लांट एंड मशीनरी तो सबको ही पता है कि फिक्स एसेट्स में आता है. प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट्स में आता है. बट कौन सा फिक्स एसेट्स? Tangible assets. तो प्लांट एंड मशीनरी आएगा फिक्स एसेट्स में अंडर टैंजिबल एसेट्स. देन गुडविल. गुडविल भी आता है फिक्स एसेट्स में, बट गुडविल इज एन intangible asset. Then is provision for taxation. Any reserve, any provision is always a liability. लेकिन हमको कभी भी देना पड़ सकता है ना. So provision for taxation current liability में आता है. Provision for taxation comes under current liability under short term provision. शॉर्ट टर्म प्रोविजन. ये सब आप, मैं जो बोल रही हूँ आपको लिखना चाहिए कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कहाँ आता है? करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन. अभी तक वापस रिपीट करूं? यदि लिखना हो तो कहना, आई कैन रिपीट. ओके. जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व कहाँ आएगा? ऑब्वियसली रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा. रिजर्व एंड सरप्लस. सो इक्विटी एंड कैपिटल में जनरल रिजर्व अंडर रिजर्व एंड सरप्लस. देन कैश इन हैंड. कैश इन हैंड आता है करंट एसेट्स में अंडर
कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कॉल्स इन अरियर्स ऑन 1000 शेयर्स रुपीज 2000। ओ देखो कॉल्स इन अरियर्स हुआ 1000 शेयर्स पे 2000 उन्होंने नहीं दिया है। दैट इज यदि मैं कैपिटल की वर्किंग करूं, ऑथराइज्ड एंड इशूड से मतलब नहीं है, सब्सक्राइब कैपिटल, ये ध्यान दो, दिस इज इम्पोर्टेंट। सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल में क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल देखो ऐसे तो इन्होंने शेयर कैपिटल 4 लाख दिया है, बट 4 लाख में से कुछ 1000 शेयर्स का 2000 अरियर्स है, तो दैट इज 100 रुपीज का एक शेयर होगा। यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो मैं ये बोलूंगी 4 लाख का, मैं बोलूंगी हाउ मेनी शेयर्स आर देयर, या मैं अज्यूम कर सकती हूँ 10 रुपीज ईच का एक शेयर है। सो इफ 10 रुपीज ईच का एक शेयर है, सो इट इज 40,000 शेयर्स, बिकॉज 10 रुपीज ईच का एक शेयर है। तो पॉइंट ये है कि 40,000 शेयर्स में से 1000 शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं है। तो हाउ मेनी शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, इट इज 39,000 शेयर्स। यहाँ पे 4 लाख दिया है, मैंने अज्यूम किया कि 10 रुपीज का एक शेयर है, तो 10 रुपीज का एक शेयर है तो 40,000 शेयर्स हुआ, जिसमें से यहाँ पे लिखा है कॉल्स इन एरियर 1000 शेयर्स में गड़बड़ है। तो मतलब कि पूरे 40,000 शेयर्स नहीं, सिर्फ 39,000 शेयर्स, 40,000 माइनस 1000 शेयर्स, 39,000 शेयर्स आर फुल्ली पेड अप। 39,000 शेयर्स एट द रेट 10 फुल्ली पेड अप, वो कितना होगा 3,90,000। एंड 1000 शेयर्स जो है इसमें 10 कॉल्ड अप था, 10 कॉल्ड अप, इसका मतलब क्या हुआ 10,000 कॉल्ड अप था, लेकिन इन्होंने 2000 नहीं दिया ना, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स लिखा है 2000, तो लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर्स, माइनस 2000, दैट इज सिर्फ 8,000 ही मिला है। तो मेरा पूरा 4 लाख नहीं होगा सब्सक्राइब कैपिटल में, क्योंकि 2000 अरियर्स हो गया है। प्रेजेंटेशन इज दिस, और बाहर निकल के आएगा 3,98,000। क्या ये पॉइंट समझा? हमेशा कॉल्स एंड अरियर्स को लेस करना एंड डायरेक्टली मत करना, 4 लाख माइनस 2000 398 ऐसे मत करना। 40,000 शेयर्स है जिसमें से 39 तो फुल्ली पेड अप है, तो लिखो 3,90,000 शेयर्स। 1000 का 10 कॉल्ड अप किया, 1000 लेस कॉल्स इन अरियर 2000, तो 10 माइनस 2 8, तो 3,98,000 इज योर सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। यहाँ तक समझ में आया है? मार्केटेबल हाँ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज किसके अंदर आता है? इट इज, बताओ किसके अंदर आएगा? मतलब वो शेयर मार्केट में बिक सकती है, तो कुछ भी नहीं बोला है, तो दैट इज करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सिक्योरिटीज है ना, तो वो इन्वेस्टमेंट होगा। तो हमने शेयर्स का किया, कैपिटल का हमने किया, सेकंड हम लोग करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस बहुत सिंपल है, जनरल रिजर्व है हमारे पास, रिजर्व एंड सरप्लस द अमाउंट इज 1,30,000।
रिजर्व इन सरप्लस में डालो जनरल रिजर्व, द अमाउंट इज 1,30,000। उसके बाद थर्ड में आएगा, मैं नोट्स टू अकाउंट्स लिख रही हूँ जिसमें मैंने कैपिटल का बनाया है, रिजर्व इन सरप्लस का बनाया है, फिर मैं नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज करूंगी और उन सब का टोटल यदि आप डालेंगे तो आपका शेयर्स, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड एंड लायबिलिटी, दैट इज बैलेंस शीट का वन साइड आ जाएगा। ओके, सो थर्ड इज, मुझे देखना है नॉन करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हम लोग को दिया हुआ है 16% मोर्टगेज लोन। सबसे पहले हम लोग शेयर्स की बात करते हैं, फिर रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं। तो उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग आया 16% मोर्टगेज लोन, that is 1,70,000 as given in the question. After that नॉन करंट लायबिलिटीज हो गया, उसके बाद हम लोग करंट लायबिलिटीज की बात करेंगे। तो करंट लायबिलिटीज में मेरे पास प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? 26,000। आपको सीरियल नहीं तोड़ना है, सबसे पहले कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसके बाद शॉर्ट टर्म। ठीक है, हो गया ये। अब आते हैं सेकेंड साइड। यदि आप ये सब सम अप कर देंगे तो दिस इज योर साइड ऑफ equity and liabilities, that is shareholders front 3,98,000 plus reserve and surplus 1,30,000 plus non-current liabilities 1,70,000 plus current liabilities 26,000. Your total will come up to 7,24,000 and this is your equity and liabilities side. ठीक है, फर्स्ट हो गया। अब हम बात करेंगे एसेट साइड की। एसेट में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, दो चीजों की बात करेंगे। तो सबसे पहले टैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स में सामने सामने हमको दिख रहा है कि मेरे पास क्या है, बोलो क्या है मेरे पास टैंजिबल एसेट्स में? प्लांट एंड मशीनरी 2,90,000, ठीक है। उसके बाद इनटैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट्स गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। तो मेरे पास इनटैंजिबल एसेट्स में गुडविल है 40,000 का, उसके बाद इंटैंजिबल एसेट्स हो गया, उसके बाद मतलब फिक्स एसेट्स फिनिश, उसके बाद आ जाओ करंट एसेट्स पे। तो 7 करंट एसेट्स में हमारे पास क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमारे पास कितना है? 5,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज इन्वेंट्रीज एंड स्टोर्स, ये आता है करंट एसेट्स में।
इन्वेंट्रीज एंड स्टोर्स, उसमें इन्वेंट्रीज में स्टोर्स एंड स्पेयर्स है हमारे पास 1,15,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल। नाउ ट्रेड रिसीवेबल में दो हैं, डेटर्स भी है और बिल्स रिसीवेबल भी है मेरे पास। डेटर्स भी है मेरे पास, बिल्स रिसीवेबल भी है मेरे पास। तो 9th नंबर में लिखो ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स का टोटल करो, हाउ मच इज डेटर्स 1,66,000 प्लस बिल्स रिसीवेबल 90,000। So this turns up to be 2,56,000. And last बचा cash and cash equivalents, that is cash in hand 18,000. तो ये सीरियल है, आपको ये सीरियल फॉलो करना पड़ेगा, जो चीज जिस हेडिंग के नीचे आती है वहां डालना पड़ेगा, and simply your balance sheet will tally. So cash in hand, last 10th point आप लिख दीजिए इधर 10th point, कैश इन हैंड 18,000 एंड फिर ये 18 कैश इन हैंड 18,000, ये सब साइड का भी हम टोटल करेंगे तो 7,24,000 ही आएगा। दिस इज हाउ वी प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें भी बतानी है, सो इफ यू आर डन विद इट तो मैं कंटिन्यू करूँ। Can I erase the board? Yes, miss. Divit, are you done? Wait for a second. Miss, can you wait for a second? Are you done? Can I erase? Just 1 second. Okay, I'll wait for a minute. Yes, miss, you can erase. Miss, you can erase. Miss, Yes. you can erase. Okay. Okay, children. Some past paper questions, theory ka we are doing. Question number 1. What are the major heads under equity and liabilities side of balance sheet? First part of your balance sheet. इसका आंसर क्या होगा? क्या क्या मेजर हेड है? सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड। तो फर्स्ट इज शेयर होल्डर्स फंड,
सेकेंड, शेयर होल्डर्स फंड में आपको पता है ना, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब आता है. सेकेंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, अलॉटमेंट. थर्ड, मैंने बोला नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज, और ये वाला साइड फिनिश हो जाता है. यदि किसी को कंफ्यूजन है, इस लिंक के फर्स्ट वीडियो में जाके पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट रिवाइज करो. फोर्थ इज करंट लायबिलिटीज. Second question, major head under assets. Anybody can tell me major head under assets क्या होता है? Non-current assets and current assets. ठीक है, दो ही तो मेजर हेड है. नॉन करंट एसेट्स एंड सेकंड इज करंट एसेट्स. आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग चिल्ड्रन, जिनको अभी ये याद नहीं है किस हेडिंग में क्या है, गो बैक टू वीडियो नंबर 1. आई विल शेयर द लिंक अगेन, उसको देखो. Now they are asking what are subheadings of current liabilities. करंट लायबिलिटीज के नीचे क्या क्या हेड आता है? तो सबसे पहला आता है करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, सेकेंड इज ट्रेड पेएबल, रिमेंबर ट्रेड पेएबल के नीचे आता है क्रेडिटर्स और बिल पेएबल. दे हैव नॉट आस्क्ड दिस, मैं इसके नीचे का सब हेडिंग जस्ट तुमको लर्न करने के लिए बता रही हूँ. ट्रेड पेएबल के अंदर आता है क्रेडिटर्स एंड बिल पेएबल. ठीक है. थर्ड वाला क्रेडिटर्स एंड बिल पेएबल हो गया. उसके बाद थर्ड आता है अदर करंट लायबिलिटीज. एंड फोर्थ इज शॉर्ट टर्म प्रोविजन. तो ये कभी भी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, इसको इससे बैलेंस शीट बनाओ. तुमको हेडिंग ही नहीं पता होगा, तुम डालोगे किधर? Next, name the subheadings of current assets. So subheading of current assets are सबसे पहले current investments, उसके बाद इन्वेंट्रीज,
इन्वेंट्रीज के अंदर ही आता है स्टॉक्स एंड स्पेयर्स, याद रखना है ये बात. थर्ड इज ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आता है डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल. फोर्थ इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. And sixth is other current assets. I'm giving you 2 minutes. Try to learn it, children. Just 2 minutes. Try to learn it up. ये नेक्स्ट क्लास तक हेडिंग सब हेडिंग लर्न हो जाएगा क्या? Children, now it is high time. अब नहीं हुआ, आप सम कैसे करेंगे? आप खुद से पूछो. Should I continue with question number 5? वैसे आप नेक्स्ट क्लास में करा सकते हो, मुझे एक दूसरा क्लास है अभी 6 बजे. Okay, चलो. I will continue in the next class. So till जितना भी मैंने कराया है, please learn it. Okay, children. यस मिस, मैं सभी ट्यूसडे ना. हाँ. बाय मिस.